नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारी क्लास नंबर 36 और क्लास नंबर 36 के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो टॉपिक जो कवर करेंगे उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट माना जाता है और अपनी साइंस के लगभग जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है और ये इसका क्या है, एक लास्ट टॉपिक है। तो ये टॉपिक अपने कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपना जो साइंस का 99% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा थोड़ी सी जो शिक्षण विधियां रहती है वो जैसे जैसे टाइम आएगा वो भी जो है अपने देख लेंगे। तो ये जो क्लास रहेगी वो साइंस के जो साइंस का जो मैटर है विदाउट शिक्षण विधियां, ये लास्ट क्लास रहेगी। चलिए फिर फिलहाल अपने समझते हैं हाइड्रोकार्बन को। देखो, शब्द हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में आगे क्या डिवाइडेशन किया जाता है? संतृप्त, असंतृप्त। ठीक है, जैसे कार्बन के क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय रूप आपने सुने होंगे, तो वो सभी चीजें जो है वो इस टॉपिक के अंदर कवर की जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो नाम क्या है? कार्बन एवं यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं यौगिक। तो कार्बन क्या है? देखो, कार्बन व कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, ये है अपने पूरे टॉपिक का नाम। देखो, कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण से कई यौगिकों का निर्माण करता है। भाई हमने जो चुना ये कार्बन को पढ़ने का ही क्यों चुना? अपने पास में तो बहुत सारे एलिमेंट है, सबके बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन कार्बन को इसलिए चुना गया है क्योंकि कार्बन की सहायता से सबसे ज्यादा जो है कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। कार्बन, देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके CO2 बना लेता है, CH4 बनाता है, CH3 बनाता है, CH2 बनाता है, मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन का नॉलेज अपने को होना जरूरी है, इसीलिए कार्बन को पढ़ने के लिए जो है इसको चुना गया है। ठीक है, अब देखो, विशिष्ट गुणों के कारण से कई यौगिकों का निर्माण करता है जिसकी संख्या अन्य यौगिकों की तुलना में काफी ज्यादा अधिक है। इसी अधिक संख्या के कारण से हमने क्या चुना? कार्बन को पढ़ने के लिए चुना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कार्बन परमाणु क्या होता है, कार्बन की विशेषता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है 10th क्लास का। तो बहुत सारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं, फिर अपने बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखो कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषता। देखो, कार्बन परमाणु की संरचना कैसी होती है? संरचना चतुष्फल की है। ठीक है, इसके बीच में एंगल कितना होता है? कोण 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच में कोण होता है। इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? संयोजकता संयोजकता इसकी कितनी होती है? तो संयोजकता होती है 4। कैसा बंध बना सकता है ये? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, तीनों प्रकार के बंध ये बना सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह क्या है? कार्बन परमाणु को C से दर्शाया जाता है। ठीक है, C मतलब कि कार्बन परमाणु का भार कितना हो जाएगा? देखो, ये 6 नंबर पर आता है तो इसका भार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कार्बन कितने नंबर पर आता है? तो 6ठे नंबर पर आता है। और जनरली क्या होता है कि जो भार होता है वो उसके परमाणु भार का दुगना होता है। ये हमने एक तरीका सेट किया हुआ, सभी के लिए नहीं है। लगभग 90% केस के अंदर क्या होता है कि जितने नंबर परमाणु संख्या है उससे डबल जो है उसका परमाणु भार होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये चीज लागू भी नहीं होती। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे, लेकिन इसका भार कितना है? 35.5। ठीक है, जैसे Na है, सोडियम है, ये आता है 11 नंबर पे है, मतलब परमाणु क्रमांक जो है वो इसका 11 है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना है? तो सोडियम का 23 होता है, 23। ठीक है, तो कहीं कहीं पर लागू नहीं होता, लेकिन 90% के अंदर ये चीज जो लागू होती है कि जस्ट डबल जो होता है वो उसका परमाणु भार होता है। ठीक है, तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो परमाणु क्रमांक है 6। परमाणु भार कितना है? तो परमाणु भार है 12। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है, यहां पर लिखा जाएगा परमाणु क्रमांक, यहाँ पर जो प्रतीक चिन्ह है, और यहाँ पर भार। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे कि भार ऊपर लिखना है या भार नीचे लिखना है? देखो, कोई चीज भारी होती है तो मान लीजिए ऊपर है, वो कहाँ पर आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो स्टार्टिंग में कहाँ पर होती है? स्टार्टिंग में ऊपर होती है, तो यहाँ पर परमाणु भार जो है परमाणु
भार जो है वो कहाँ पर रखा जाएगा, तो वो ऊपर रखा जाएगा। तो इसे देखो, कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह है C है, जिसका परमाणु भार कितना है, तो 12 ग्राम है, और परमाणु संख्या कितनी है, तो परमाणु संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। देखो इसे 6C12 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 12 क्या है, 12 जो है वो इसका भार होता है। क्या होता है, इसका भार होता है। अब देखो इसकी संरचना कैसी है, चतुष्ट संयोजित संरचना वाला परमाणु होता है। ठीक है, अब इसके मध्य कोण कितना है, तो कोण है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी संयोजकता कितनी है, 4 इसकी संयोजकता। अब संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब ये होता है कि उसके बंध बनाने की प्रवृत्ति जो है वो कितनी बंध बना सकता है, तो 4 बंध बना सकता है। और संयोजकता का क्या मतलब है, संयोजकता का और मतलब है कि कितने परमाणुओं से वो जुड़ सकता है, मैक्सिमम। मतलब उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने परमाणु से वो जुड़ सकता है, तो उसकी संख्या है 4। 4 इसकी संयोजकता है, अर्थात वह अधिकतम 4 परमाणु से जुड़ सकता है। अब देखो कार्बन है, अगर कार्बन को ही पढ़ने के लिए चुना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर होंगे, इसीलिए कार्बन को चुना है। तो कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है कि उसका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, जिसके कारण से वो बहुत सारे लोगों से जुड़ता रहता है। अर्थात साइंस की भाषा में अगर मैं कहूं तो इसे कहते हैं श्रृंखलन का गुण इसमें अंदर पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण मतलब कि जो है बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, नए नए यौगिकों से जुड़ने की, नए नए परमाणु से जुड़ने की इसकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। अर्थात इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर श्रृंखलन का गुण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ये तीनों प्रकार के बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा CH4। ठीक है, CH4 इसका मतलब 1 2 3 4, चारों पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद में आपने सुना होगा CH3। ठीक है, इसका मतलब देखो कार्बन के साथ में कितने परमाणु जुड़े हुए, 3 परमाणु जुड़े हुए, चौथे के साथ में हो सकता है ये इस तरीके से क्या बंध बना ले। ठीक है, तो इसका जो है द्विबंध का जो गुण होता है, ये यहाँ पर हमें द्विबंध का गुण जो है वो देखने को मिल रहा है। और त्रिबंध क्या होता है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड C और H, इस तरीके की संरचना पूरा का पूरा आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ बेसिक है। ठीक है, तो अगर ये संरचनाएं भी आपको समझ में नहीं आई है तो ये अपने क्या है आगे कवर करने वाले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो इसकी संरचना देखो किस तरीके की है। देखो कोण है 109 डिग्री 28 मिनट, संरचना चतुष्फलकीय कह दो या फिर चतुष्ट संयोजी, मतलब चार संयोजकता वाली भी इसकी संरचना हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका चित्र देखो, इसके अंदर एक कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अब देखो इसकी संरचना जो है वो कैसी है, 3 ऊपर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, और ये जो है वो पीछे वाली डायरेक्शन के अंदर है, पीछे वाली डायरेक्शन के अंदर है, इसीलिए इस संरचना को क्या कहते हैं, चतुष्ट फलकीय जो है बोला जाता है। अब देखो नाम आता है हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर CH4 C2H6 C2H4 देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। वैसे तो आपको इसकी संरचना बनानी जरूर आती होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार जो है बेसिक बताने के हिसाब से आपको इसकी संरचनाएं बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन लगाने, तो 1 2 3 और 4। अब देखो कार्बन की 4 संयोजकता है तो 4 बंध बना रहा है। अब हाइड्रोजन एक ही बंध बना रहा है, इसका मतलब एक ही उसकी संयोजकता है। कभी हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के साथ में देखा है क्या, इस तरीके से नहीं देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं है, नेचर के अंदर पाया ही नहीं जाता, क्योंकि इसकी संयोजकता जो है वो कितनी पाई जाती है, उसकी संयोजकता एक ही होती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन है आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो CH4 की, उसके बाद में C2H6, देखो ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, उसके बाद में देखो हाइड्रोजन कितने, 6 करते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गए,
6 हाइड्रोजन अपने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन और कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 1 और 1 2 कार्बन। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से अपने इसको बना सकते हैं। अब करेक्ट है या नहीं वो कैसे देखेंगे, बस इतना सा देखना है कि जो कार्बन की संयोजकता है क्या वो पूरी हो रही है, अगर पूरी हो रही है इसका मतलब वो संरचना सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, C2H4, इसको कैसे बनाएंगे, देखो 2 कार्बन बना दो, 4 हाइड्रोजन बनाने, 1 2 1 2, ये हो गए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो लेकिन फिलहाल 1 2 3 कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब अभी तक जो है कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई है। अब ना तो हम हाइड्रोजन को बढ़ा सकते हैं, 4 हाइड्रोजन से ज्यादा अपने कर नहीं सकते, ना हम कार्बन को बढ़ा सकते हैं, 2 कार्बन से ज्यादा अपने कार्बन कर नहीं सकते। तो अब क्या होगा, अब बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पर देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद में देखो संयोजकता 1 2 3 4 इसकी पूरी होगी। अब इसकी चेक करते हैं, 1 2 3 4 इसकी भी संयोजकता पूरी होगी, इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है, ये सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है। अब देखो एक ही घर के अंदर 2 3 भाई होते हैं, एकल बंध द्विबंध त्रिबंध, तो उनको पहचानने के लिए उनका अलग अलग नामकरण करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग नामकरण करना पड़ता है। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो होते हैं एल्कीन, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें एन लगता है, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें इन लगता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें आइन लगता है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है C2H2। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें एन लगता है, मतलब एल्केन। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको कहते हैं एल्कीन। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको उसके लास्ट में एन लगेगा, जहां पर भी एल्केन, जैसे आपने एक पॉलीथीन इन पढ़ा, उसके अंदर इन पढ़ा, इसका मतलब उसके अंदर क्या था, डबल बॉन्ड। और अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो उसकी स्ट्रक्चर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 थी। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब 2 कार्बन और 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्कीन बोला था उसको। पॉलीथीन के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीएथीन, इन पढ़ा था, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड। और आपने अगर स्ट्रक्चर याद है तो उसकी स्ट्रक्चर CH2 थी। ठीक है, तो देखो सिंगल बॉन्ड वाले एन लगेगा एल्केन, डबल बॉन्ड वाले में ई लगेगा एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले में आइन लगेगा एल्काइन। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो है वो आगे नामकरण किए जाएंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे जो है इसके नामकरण किए गए हैं। अब देखो, अब हाइड्रोकार्बन का पूरा वर्गीकरण, पूरे वंशज तक की इसकी स्टोरी इसके अंदर जो है वो लिखी हुई है। देखो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर तो इस तरीके की बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या है और ये क्या है, देखो ये है विवृत, ये जो है वो है विवृत, और ये है संवृत। देखो विवृत जो होती है ये है विवृत श्रृंखला या फिर अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, मतलब ये अचक्रीय है, मतलब चक्र के रूप में नहीं होंगे, खुली संरचना होगी चेन की तरह। ठीक है, और यहाँ पर है संवृत, मतलब कि एक व्रत के अंदर बंधे हुए हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए हैं। तो एक साइड है विवृत और एक साइड है संवृत, मतलब हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा गया है, एक है संवृत और एक है विवृत। अब संवृत कौन सी है, जो बंद स्ट्रक्चर है वो संवृत है, जो खुली स्ट्रक्चर है वो विवृत है। लेकिन पेपर में थोड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न जब बनेगा तो इंग्लिश नेम अगर दे देते हैं तो अपने को दिक्कत हो जाती है। तो ये होते हैं एलिफेटिक। ठीक है, जो ये वाले होते हैं एलिफेटिक होते हैं, और ये वाले जो है वलय वाली संरचनाएं होती है वो क्या होती है। ठीक है, उसको ये याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोला जाता है, इसको वलय युक्त बोला जाता है, इसको वलय युक्त और इसको एलिफेटिक। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, ये देखो ये जो होगी चेन रूप में होगी, देखो विवृत है इसका मतलब चेन रूप में होगी, मतलब बहुत सारी दूर में लंबी संरचना बनेगी। और एलिफेंट कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो एलिफेंट भी बड़ा है, और विवृत जो श्रृंखला होती है वो जो होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी।
ठीक है। अब देखो विवृत दो प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त और एक होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक होती है संवृत और एक होती है एक होती है संतृप्त और एक होती है असंतृप्त। देखो संतृप्त का मतलब क्या होती है, उसका जो दिमाग का जो दायरा है ना वो बहुत छोटा है। असंतृप्त मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतना अच्छा दिमाग है, इतना खुला दिमाग है कि कोई लिमिट ही नहीं है, एक लिमिट से ज्यादा खुला दिमाग है। ठीक है, तो संवृत है मतलब बहुत संकीर्ण विचारधारा के होंगे, तो एकल बंद वाले इसके अंदर आते हैं भाई, मतलब वो ये एक ही इंसान के, एक ही टाइप के इंसान के साथ में वो बंद बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा संकीर्ण विचारधारा वाले, संकीर्ण विचारधारा के मतलब वो क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे, बहुत ज्यादा संतृप्त मतलब पास पास वाले। उसके बाद में देखो असंतृप्त, इनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है, असंतृप्त है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इतनी जो है असंतृप्त है। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है इसके अंदर आते हैं, असंतृप्त के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, इसका मतलब इसके अंदर एल्केन टाइप के, एल्केन मतलब एन वाले यहां पर आएंगे संतृप्त के अंदर। देखो असंतृप्त और संतृप्त में सिर्फ इसका अर्थ अगर याद होगा तो अपने पूरा आगे जो है पूरी डिटेल बता सकते हैं। देखो संतृप्त है मतलब लिमिटेड सोच है, लिमिटेड सोच है मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा मेल मतलब कि एल्केन टाइप का आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो असंतृप्त मतलब कि द्विबंध और त्रिबंध वाले आएंगे, द्विबंध वाले को कहते हैं एल्कीन और त्रिबंध वाले को एल्काइन बोला जाता है। तो यहाँ पर वही दिया गया है, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद में एक हमने पढ़ा था संवृत, मतलब कि जो बंद स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ठीक है, इसको वलय युक्त यौगिक बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अब देखो यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी इसका मतलब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो जंक्शन पॉइंट है ना, जंक्शन पॉइंट मतलब कि जो ये वाले पॉइंट है यहां पर क्या होते हैं, कार्बन माने जाते हैं। ठीक है, और कार्बन की जो अपना कार्बन की जो संयोजकता है वो जो है वो पूरी मानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, कार्बन है, ये कार्बन, उसके बाद में यहां पर कार्बन है, उसके बाद में यहां पर कार्बन है, उसके बाद में यहां पर कार्बन, उसके बाद में यहां पर और यहां पर, इस तरीके से कार्बन है। ठीक है, अब इनकी संयोजकता जो है वो भी पूरी जो है अपने आप की हुई मानी जाती है। कैसे होती है, देखो संयोजकता पूरी, देखो दो बंद यहाँ पर बन गए तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो कार्बन की चार संयोजकता पूरी, एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद। अब इसके भी चार कंप्लीट करो, देखो दो बंद यहाँ पर है, दो बंद और जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो दो बंद कंप्लीट है, इसके साथ में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो दो बंद कंप्लीट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसी तरीके से इनके साथ में भी जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो है इस स्ट्रक्चर का मतलब जो होता है वो ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो होती है। ठीक है, अब चलते हैं देखो थोड़ा और आगे। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको एडवांस में बता दिया था, वो आपके बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, वर्गीकरण के अंदर देखो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय मतलब कि जो इस तरीके से खुली हुई संरचनाएं होती थी वो थी अचक्रीय। ठीक है, अब देखो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को कार्बन कार्बन बंध के आधार पर इन्हें तीन प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है, तीन तरीके से। और वो तीन तरीके कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब ये देखो ये था अपना संतृप्त के अंदर और ये दोनों अपने असंतृप्त के अंदर। ठीक है, अब देखो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन। देखो एल्केन के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है वो अपने को पहले से पता है कि ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये होते हैं एकल बंध वाले और इनके लास्ट में एल्केन, एन लगता है। ठीक है, एन लगता है। अब देखो एक नई चीज क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सी एन
H2N प्लस 2 होता है। देखो इसका एल्केन का जो होता है वो होता है, देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। ये तीनों जो है याद रखना, यहां से प्रश्न जो है वो 2 बार आ चुका है, मतलब कि एल्केन की पूछ लिया, एक बार पूछ लिया एल्काइन का पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ से 2 बार प्रश्न जो है वो बन चुके हैं, तो अभी भी प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल बराबर रहती है, ठीक है। अब देखो इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। इससे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसका अनुलग्न क्या है, एन होता है। अनुलग्न का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रत्यय होता है वो क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है n बराबर 1 और n बराबर 2 रख के अपने देख सकते हैं, और क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से यौगिक बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। ये जो है अपने पहले ही इसकी जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, CnH2n होता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, द्विबंध होता है, ये भी अपने पहले पढ़ चुके हैं। द्विबंध की उपस्थिति के कारण से इसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको बोला जाता है। अब देखो नई चीज क्या है इसके अंदर, इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये चीज याद कर लेना कि एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलिफिन्स, ओलिफिन्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स भी इनको जो है वो बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अनुलग्न भी अपने ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि एन इन आइन, तो इन जो है इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है, इन। और यहां पर देखो, यहां पर अपने जो है n बराबर 1 नहीं रख सकते, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो इसमें सिंगल कार्बन होगा, और सिंगल कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में। देखो ये कहता है कि इसके अंदर कम से कम 2 कार्बन होने आवश्यक है, 2 कार्बन होंगे तभी तो इनके अंदर डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एल्कीन, एल्कीन तभी बनेगा जब डबल बॉन्ड होगा, और सिंगल कार्बन होगा तो ये किसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, बनेगा ही नहीं। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 जो है डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बनने की संभावना बिल्कुल 0 रहेगी, ठीक है। तो n बराबर 2 से स्टार्ट होता है n बराबर 3, मतलब कि एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही n बराबर 1 नहीं हो सकता, ये चीज जो है वो याद रखने वाली बात है। उसके बाद देखो एल्काइन, एल्काइन का जैसा कि मैंने आपको बताया इसका सामान्य सूत्र CnH2n माइनस 2 होता है। ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। उनको ओलिफिन्स बोला था, ओलिफिन्स, एल्कीन जो है वो है ओलिफिन्स है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है एल्काइन है, ठीक है। और इसके अंदर देखो क्या लगता है, आइन प्रत्यय लगता है, क्या लगता है, आइन, एन इन आइन, ठीक है। त्रिबंध हेतु 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, तो n बराबर 1 नहीं हो सकता, वो सेम चीज है। तो n बराबर 2 रख के जो है अपने यहाँ पर देख सकते हैं, देखो n बराबर 2 रखो, C2H 2 इंटू 2 4, यहाँ पे C2H2, ठीक है। n बराबर 3 रखेंगे तो C3H 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन के बारे में था कि एल्कीन कैसे बनता है, एल्कीन कैसे बनता है, और एल्काइन कैसे बनता है, और इसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो भी हमने यहाँ से ली, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या होता है कि हर चीज के कुछ समय बाद में देखो क्या होता है कि उसके अंदर उसकी नंबरिंग आती है। हाइड्रोकार्बन जो होता था, हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो गया। अब नामकरण के बाद में इसके अंदर कुछ और चीजें जो थी उसको देखो, जैसे अपने हिंदी के अंदर सीखते हैं, गणित के अंदर अपने गिनती सीखते हैं 1 2 3 4, और हिंदी के अंदर इसको 1 2 3 बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से साइंस के अंदर भी क्या होती है, इसकी गिनती होती है, ठीक है। वो गिनती कैसे होती है, देखो मैथ, देखो कार्बन की संख्या जब 1 होगी तो उसको मैथ बोला जाएगा, कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो एथ बोला जाएगा, कार्बन की संख्या 3 होने पर प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट,
6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, 10 होने पर डेक। ये इस तरीके से इसके क्या होते हैं, नंबरिंग होती है, मतलब कि कार्बनों की संख्या के आधार पर इसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। जैसे लेटेस्ट सपोज 3 कार्बन आ जाए, मतलब ना 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 2 3, 1 2, ठीक है। अब देखो इसकी संयोजकता जो है पूरी हो गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब इसकी जो है संयोजकता कंप्लीट है। अब देखो 3 कार्बन था तो प्रोप आ गया। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, एन लगता है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन बन जाएगा। लेटर सपोज कल को यूं होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ेगा। ये देखो C2H4, ठीक है, C2H4 बनेगा यहाँ से। अब देखो 2 कार्बन है, मैथ एथ बनेगा, नाम पहले एथ से स्टार्ट होगा, और डबल बॉन्ड है तो एन इन, इन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन, तो ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पॉली एथीन। ठीक है, यहाँ पर ये एथीन बनने का जो तरीका है वो अपने यहाँ पर सीख लिया। उसके बाद में देखो अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध में अनुलग्न, एकल बंध में लगता है एन, द्विबंध में इन, त्रिबंध में आइन लगता है। ये अपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अपना फाइनल जो टॉपिक है उसका नाम है अपर रूप। अपर रूप में आपने पढ़ा होगा कि अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। और अपने जो पढ़ते हैं वो क्रिस्टलीय अपर रूपों को पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरेन। ठीक है, अब एक प्रश्न आया था अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड 2024 के अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो 3 जो यहां से दे दिए थे और एक इसके अंदर कोयला दे दिया था। ठीक है, तो यहां से अपने को छांटना था कौन सा अपरूप नहीं है, तो हीरा ग्रेफाइट फुलरिन तो है, चौथा कोयला जो था वो उसका जो है, मतलब इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन था वो उसका उत्तर हो गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है सीधा सीधा पूछा गया था अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, अब देखो अपरूप क्या है, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्म में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। मतलब बने हुए एक ही चीज से हैं लेकिन उनके गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हीरा होता है वो भी कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से, फुलरेन भी जो है वो कार्बन से बनता है, लेकिन इनमें आपस में पर्याप्त भिन्नता होती है। किसी में कार्बन की संख्या ज्यादा है, किसी में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, किसी में सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है। उस आधार पर इनके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और उस अंतर के आधार पर पर्याप्त जो भिन्नता होती है उसी को क्या कहते हैं, उसको उसके अपरूप कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखो अपरूप के ऊपर चलते हैं। अब है क्रिस्टलीय अपरूप। मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, लेकिन अपने किसको पढ़ते हैं, अपने क्रिस्टलीय अपरूपों को पढ़ते हैं। और क्रिस्टलीय अपरूप में 3 होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक तो होता है अपना हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरेन। देखो एक अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित संरचना में, निश्चित संख्या में, अनिश्चित संरचना में या निश्चित व्यवस्था में रहते हैं उसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। भाई अक्रिस्टलीय के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आता है ओक, चारकोल, काजल, ये सब उसके अंदर क्या आते हैं, अक्रिस्टलीय के अंदर आते हैं। अब ये क्या होते हैं अक्रिस्टलीय के अंदर, इसको जो है इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है वो अरेंज नहीं होते। लेकिन क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, एक निश्चित संरचना के अंदर और एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। इस कारण से अपने किसको पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप को पढ़ते हैं। अभी हीरा देखो, देखो हीरे के बारे में क्या है, देखो एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है बंध के बीच में जो दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। बंध कार्बन कार्बन के बंध के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 1.54
एंगस्ट्रॉम होती है। संरचना चतुष्फल की होती है, ठीक है। sp3 इसके अंदर संकरण पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, और बंद कैसे होते हैं इसमें, बहुत अच्छे बहुत मजबूत बंद होते हैं, सह संयोजक बंद, सह संयोजक बंद, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ते हैं। ये अतिशय क्या है, शुद्ध रूप है। ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, हीरे को माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से गिरकर चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। कैसी चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितना होता है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी इसके अंदर होती है। कितनी है, देखो 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और एक नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। और एक फर्मी का मतलब कितना होता है, एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15, ठीक है। उसके बाद में एक पिकोमीटर का मतलब कितना होता है, एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1.54 एंगस्ट्रॉम लिखा गया, यहाँ पर 154 पिकोमीटर लिखा गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में हो सकता है कि एंगस्ट्रॉम ना दे के पिकोमीटर दे दे, नैनोमीटर दे दे, तो अपने को ध्यान रखना है कि 1.54 एंगस्ट्रॉम जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो दूरी होती है, पिकोमीटर में अगर बोले तो 154 पिकोमीटर जो है वो इसकी दूरी होती है, ये याद कर लेना। अब उसके बाद में देखो, विद्युत का कुचालक होता है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि जब भी कार्बन की संयोजकता खाली होती है तब हमेशा सुचालक होता है, लेकिन अगर कार्बन की संयोजकता पूरी भरी हुई है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रिक्त कोश नहीं मिलेंगे, कक्षक नहीं मिलेंगे, कक्षक नहीं मिलेंगे, तो वहां पर जो है विद्युत जो है वो प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में इसमें क्या होता है, sp3 संकरण होता है। देखो sp3 संकरण होता है ना, इसका मतलब कोई भी कार्बन इसके अंदर इसके साथ में फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी। अब इसकी जगह अगर ग्रेफाइट अपने पढ़ रहे होते तो उसके अंदर जो है कार्बन, एक कार्बन जो है वो फ्री रहता है और sp2 संकरण होता है, उसमें sp2 संकरण होता है और एक कक्षक जो है वो खाली रहता है। खाली रहता है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां पर जा सकता है, इसका मतलब वो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। कौन, जो है अपना ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये आपस में प्रबल सह संयोजक बंधों से, ये आपस में क्या रहते हैं, जो बंद होते हैं वो प्रबल सह संयोजक बंद होते हैं, जिसके कारण से ये क्या है, कठोरतम पदार्थ है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है, तो उसको वो है हीरा, ठीक है। इसके अंदर विद्युत का क्या है, कुचालक है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है, इसी कारण से ये क्या होता है, कुचालक होता है। उसके अलावा इसके अंदर देखो, जो हीरे को की जो शुद्धता मापी जाती है वो कैरेट में मापी जाती है। किसमें, कैरेट में ये इसकी शुद्धता मापी जाती है। देखो इस तरीके की इसकी संरचना होती है, ठीक है। देखो एक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। उसके साथ में एक कार्बन, अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, एक अन्य कार्बन और एक अन्य कार्बन, इसी तरीके से एक जो इसमें पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखो, अब आती है बात ग्रेफाइट की। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है, वो सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो इसमें संकरण क्या है, संकरण sp2 संकरण है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट हम कहां पर देख सकते हैं, देखो ग्रेफाइट जो है अपने देख सकते हैं, जैसे कि पेंसिल की जो निब होती है ब्लैक कलर की, वो क्या होती है, वो होती है विद्युत, वो होती है ग्रेफाइट। अगर आपको चेक करना है कि वो विद्युत का चालक या स्वचालक है या नहीं, तो जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल को वो आगे जो ब्लैक निब होती है उसको किसी प्लग में डालकर देख लेना, अगर करंट आए उसका मतलब वो क्या होगी, वो सुचालक होगी। देखो पेंसिल में पाया जाने वाला काला पदार्थ क्या है, वो ग्रेफाइट होता है। इसका संकरण क्या है, तो sp2 संकरण होता है। छूने पर कैसा लगता है, चिकना लगता है। देखो ग्रेफाइट के अन्य उदाहरण और क्या हो सकते हैं, जैसे जो ग्रीस होता है, ठीक है, गाड़ियों के अंदर जो ग्रीस देते हैं वो क्या होता है, वो भी ग्रेफाइट का ही जो है वो रूप होता है। वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम मुलायम होता है, तो छूने पर कैसा लगता है, चिकना लगता है। ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है। जब भी ग्रेफाइट में पढ़ो तो हर चीज को कंपेयर करना पेंसिल की जो निब होती है उससे,
ठीक है। पेंसिल की निब में जो काला पदार्थ होता है उससे कंपेयर करना है। देखो पेंसिल की निब क्या चिकना लगता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट क्या धातु क्या चमकदार होती है, वो ब्लैक होते हुए भी वो क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, तो चमकदार बिल्कुल होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी है, तो परत संरचना होती है, दो परतों के बीच में दुर्बल बंध होते हैं। ठीक है, दुर्बल बंध क्यों होते हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है, खाली खाली है, तो वो बैलेंसिंग जो है उसकी बन नहीं पाते, फलस्वरूप उसके बीच में क्या होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, और एक परत के ऊपर दूसरी ऊपर परत जो है वो चढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो इसकी षटकोणीय वलय संरचना, देखो उसकी जो हीरे की थी संरचना कैसी थी, चतुष्फल की, और ग्रेफाइट की जो संरचना है वो षटकोणीय वलय संरचना कैसी होती है, षटकोणीय वलय संरचना होती है। वह परतें एक दूसरे पर आसानी पर खिसक जाती है। ग्रेफाइट क्या होता है, देखो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब भी कभी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसका मतलब वो चीज क्या है, सुचालक होती है। देखो यहां पर क्या है, ये देखो एक स्ट्रक्चर जो बन रही है, इस तरीके से जो है इसकी संरचना होती है, और ये वलय जो है एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, मतलब थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो क्या होती है, वो दुर्बल बंध के कारण से एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है। और इसके अंदर देखो बंध की जो लंबाई जो बताई गई है 340 पिकोमीटर व 142 पिकोमीटर के करीब जो है इसके दोनों बंध के बीच में होती है। ठीक है, अब देखो हीरा और ग्रेफाइट को दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ते हैं कि ये क्या जो है इसके अंदर अंतर होता है। देखो उससे पहले देखो उपयोग, देखो पेंसिल बनाने के अंदर और शुष्क स्नेहक के रूप में, एक आपको मैंने अभी ग्रीस जो है एक उदाहरण बताया, ये क्या होता है, ये शुष्क स्नेहक होते हैं, स्नेहक मतलब कि लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ठीक है, और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा व ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन, देखो यहाँ पर है हीरा और यहाँ पर अपने पास में क्या है, ग्रेफाइट है। हीरा क्या होता है, देखो पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है, ये अपारदर्शी होता है, काला होता है, लेकिन होता कैसा है, चमकदार होता है। इसकी संरचना त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना होती है, लेकिन ग्रेफाइट की षटकोणीय परतदार संरचना होती है। ये अत्यधिक कठोर होता है और ये कैसा होता है, मुलायम व चिकना होता है। अब ये चीज याद रखना, हीरे का जो घनत्व है वो 3.51 है और ग्रेफाइट का जो है वो 2.25 है, मतलब कि 2.25। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो घनत्व का मतलब होता है कि कोई परमाणु कितने ज्यादा पास पास में, जितने ज्यादा पास पास में उतना ज्यादा घनत्व। अब देखो इसके अंदर, हीरे के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसका मतलब इसका घनत्व हमेशा ही क्या होगा, कम होगा, इसका हमेशा ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो 2.25 इसलिए है 2.25 ग्रेफाइट का, 3.51 किसका है, हीरे का। ये होता है विद्युत का कुचालक और ये होता है विद्युत का सुचालक। इस तरीके से अपने को क्या करना है, अंतर भी इसका पता होना चाहिए। अंतर में देखो एक घनत्व जो है ये अपने लिए नया है, 3.51 और 2.25। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है फुलरिन। ठीक है, इसका नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पर फुलरिन रखा गया था। इसके अंदर दो प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है पंचकोणीय और एक होती है षटकोणीय। ठीक है, 12 षटकोणीय होती, 20 जो है वो होती है षटकोणीय और 12 जो होती है वो होती है पंचकोणीय। देखो 5 और 6 में कम क्या है, 5 कम है, तो इसमें जो है पंचकोणीय संरचना कितनी हो जाएगी, वो 12 हो जाएगी। इसमें षटकोणीय संरचना कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 20 जो है वो हो जाएगी। अब देखो इसकी संरचना कैसे होती है, गोल गुंबद होती है। इसका नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पे क्या पड़ा, फुलरिन पड़ा। ठीक है, फुलरिन में 60 या 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है, C60 जो है इसका सबसे पॉपुलर, ठीक है, सबसे पॉपुलर स्ट्रक्चर क्या है, C60 इसकी सबसे पॉपुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पंचकोणीय टोटल 32 फलक पाए जाते हैं। ठीक है, 32, 20 + 12 32, 20 होते हैं षटकोणीय और 12 जो होते हैं वो होते हैं अपने पंचकोणीय। 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय है।
और यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है, इसका मतलब इसके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो है बंद लंबाई कितनी है, देखो इसकी बंद लंबाई है 1.40 एंगस्ट्रॉम। हीरे की कितनी थी, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो ग्रेफाइट की, यहां पर देखो ग्रेफाइट की जो थी, ग्रेफाइट की 340 और 142 पिकोमीटर के अंदर 1.42। ठीक है, ये हो जाएगी अपने एंगस्ट्रॉम के अंदर 3.40। ठीक है, 340 और 142, 3.40 और 1.42 जो है ये ग्रेफाइट की बंद लंबाई है। फुलरिन से आणविक बेरिंग बनाई जाती है। फुलरिन से क्या बनाई जाती है, तो ये अपने को याद रखना उपयोग में कि आणविक बेरिंग जो है वो फुलरिन से बनाई जाती है। तो साइंस का यहाँ पर टॉपिक जो है अपने कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी कोई साइंस से रिलेटेड या शिक्षण वीडियो की कोई क्लास होगी तब मिलते हैं। थैंक यू।